हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम टी ट्रिपल एस बी टीजीटी नेचुरल साइंस के 2018 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। 2018 में बायोलॉजी पोर्शन से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हो। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आगे पूछा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डेज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। किस दिन हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं? 5 जनवरी, 5 जून, 3 मार्च या फिर 15 अक्टूबर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, दैट इज 3 मार्च। 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं फ्रॉम दिसंबर 2013 से। 5 जनवरी को हम नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। और 5 जून तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता होगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज वेयर वाज द COP23 ऑफ यूनिसेफ हेल्ड इन 2017। सबसे पहले बात करेंगे COP का क्या मतलब होता है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, और नंबर जो आगे लिखा हुआ है यानी कि ये 23rd कॉन्फ्रेंस है। सो COP23 यूनिसेफ की जो 2017 में हुई थी, वो आपसे पूछा है कि कहाँ पर हुई थी, इंडिया, USA, फ्रांस या फिर जर्मनी। आपका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, दैट इज जर्मनी। जर्मनी में बॉन में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इसका जो थीम था वो था द राइट टू हेल्थ। फिर बोला है द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज। इकोसिस्टम में इक्विलिब्रियम की मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोस्फीयर, इकोलॉजिकल नीश या फिर इकोटोन। इकोसिस्टम में इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा? जब डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो इक्वल होगा। अगर डेथ रेट बर्थ रेट ऊपर नीचे होते हैं तो इकोसिस्टम जो है उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है बैलेंस मेंटेन करने की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इकोसिस्टम में इक्विलिब्रियम के मेंटेनेंस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर मैं बात करूँ इकोस्फेयर की, तो हमारे बायोस्फेयर का वो पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रहते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लोरा, फाना जहाँ पर रहती है, उसे हम कहते हैं इकोस्फेयर। इकोलॉजिकल नीश की अगर मैं बात करूँ, एक ऑर्गेनिज्म का जो इंटरैक्टिव सराउंडिंग होता है उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीश। एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने सराउंडिंग में जिन चीजों से इंटरेक्ट करता है वो हो गया उसका इकोलॉजिकल नीश। अब इकोटोन इज एन एरिया वेयर टू इकोसिस्टम्स मीट, जहां पर दो इकोसिस्टम्स जो है उनका ट्रांजिशन होता है, उसे हम कहते हैं इकोटोन। मान लेते हैं यहाँ तक एक्वेटिक इकोसिस्टम था, राइट, कोई रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, ये रिवर का एरिया है, और फिर ये इसके आगे टेरेस्ट्रियल जो है एरिया वो शुरू हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है जहां पर ये दो इकोसिस्टम एक दूसरे से मिल रहे हैं, इस एरिया को हम कहेंगे इकोटोन। फिर आपसे पूछा है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN लोकेटेड। IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ग्लैंड में जो IUCN है वो उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। फिर आपसे पूछा है टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स व्हिच ऑर्गेनेल। टोनोप्लास्ट जो है वो किस ऑर्गेनेल की आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। राइबोसोम, प्लास्टिड, वेक्यूल या फिर लाइसोसोम्स। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वेक्यूल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड, सनलाइट, LPG या फिर लाइट, इनमें से कौन सी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? अगर आप लोगों को नहीं पता कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो ऑड वन आउट वाला मेथड लगाकर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि DSSB का जो एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सीटेट का पेपर आप लोगों ने दिया होगा, वहां पर आपने देखा होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोग ऑड वन आउट देख लो। विंड, सनलाइट और लाइट की अगर आप बात करो तो ये तीनों की तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों नेचुरल हैं। और यहाँ पर LPG जो है वो सबसे डिफरेंट है। तो 3 ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता ना, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो जो ऑड वन है उसको आप टिक कर सकते हो। अगर हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो 2 तरीके के एनर्जी सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं कन्वेंशनल, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं जो कि रिन्यूएबल हैं और जो बिल्कुल नेचुरल हैं। जैसे आ गई आपकी बायो एनर्जी। नेचुरल तो नहीं बोल सकते क्योंकि कन्वेंशनल में भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल जो हैं। इसके बाद आ गई आपकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेस्ट एनर्जी। वेस्ट से जो एनर्जी जनरेट की जाती है, जैसे बायोफ्यूल को हम वेस्ट से जनरेट कर सकते हैं, ये आ जाती है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में। कन्वेंशनल जो है इसको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कमर्शियल, एक है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल में वो एनर्जी सोर्सेज आते हैं जिनको आप लोग कमर्शियली जो है प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है जिसे आप रिफाइन करके प्रोड्यूस करते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी है। कन्वेंशनल में आपके पास वो एनर्जी रिसोर्सेज आ जाते हैं जिनको रिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट है, जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं रिन्यू होने में।
कमर्शियल में कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कमर्शियल में आ जाते हैं फायरवुड, स्ट्रॉ या फिर ड्राइड डंग। यहाँ पर आप लोग एलपीजी भी ऐड कर सकते हो। फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है। सो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप को बताता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पर आता है, उसका बाकी के ऑर्गेनिजम्स के बाद में साथ में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू पता चलता है। और इकोलॉजिकल पिरामिड में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं जहां पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रॉफिक लेवल जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रेजेंट करता है जो इकोलॉजिकल पिरामिड में एक स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये एक पिरामिड है, इस पिरामिड में प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सबसे नीचे आ जाएंगे, तो ये ट्रॉफिक लेवल जो है वो प्रोड्यूसर्स का है। उसके बाद आ जाएंगे कंज्यूमर्स, जिसमें पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता है। अब पिरामिड जो है वो अलग अलग चीजों के लिए हो सकता है। नंबर का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है, बायोमास का हो जाता है। जैसे अगर मैं नंबर की बात करूं तो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या है? प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। मान लेते हैं हम किसी फॉरेस्ट के पिरामिड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है। उसके बाद आ जाएंगे 1 डिग्री कंज्यूमर्स, जो कि इन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। अब इन प्लांट्स के ऊपर क्या क्या फीड करेगा? ग्रास होपर्स फीड करते हैं, जो एनिमल्स हैं वो फीड करते हैं, और भी इंसेक्ट्स होते हैं जो इनके ऊपर फीड करते हैं। फिर आ जाएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि इन हर्बीवोर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। फिर आ जाएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स, जो कि इन कार्निवोर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। और फिर सबसे ऊपर आ जाएंगे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि टर्शरी कंज्यूमर्स जब मर जाएंगे उनके ऊपर फीड करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा है, वो सबसे नीचे है। हर्बीवोर्स का उससे थोड़ा कम है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स उससे थोड़े कम है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है। और टर्शरी कंज्यूमर्स उनसे भी थोड़े कम है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह का कुछ जो पिरामिड होता है उसे हम कहते हैं अपराइट। इसी तरीके से इन्वर्टेड पिरामिड भी होता है, जो कि इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर क्या होगा? जो प्रोड्यूसर्स का नंबर होगा वो सबसे कम होगा, उसके ऊपर फीड करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर जो है वो उससे ज्यादा होगा, और उनके ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है वो उससे भी ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं एक्वेटिक पिरामिड की बात करूं, तो मान लेते हैं कोई पोन्ड है जहां पर जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो सबसे कम है, जू प्लैंक्टॉन्स उससे भी ज्यादा हैं, और उनके ऊपर फीड करने वाले जो फिशेस हैं या शार्क्स हैं वो उनसे भी ज्यादा है। तो उस केस में जो पिरामिड हमें देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। आपसे पूछा कि कौन सा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है, तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो होता है हमेशा 10%। मान लो प्रोड्यूसर्स के पास में 100% एनर्जी है, जब इनके ऊपर कंज्यूमर्स फीड करेंगे तो 90% एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाएगी, और 10% एनर्जी इन कंज्यूमर्स को मिलेगी। अब जब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड करेंगे, तो इस 10% एनर्जी में से 10% एनर्जी जो है वो आगे जाएगी, और अगेन 90% एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाएगी। सिमिलरली टर्शियरी कंज्यूमर्स जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे फीड करेंगे, तो इस 10% का भी 10% आगे ट्रांसफर होगा, और 90% इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाएगा। ये एक लॉ है जिसे हम कहते हैं 10% एनर्जी लॉ, जो कि लिंडेमैन ने प्रपोज किया था। इन्होंने कहा था कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो 90% एनर्जी इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है, और 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होती है। तो इसका जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी थी, कंज्यूमर्स में उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में उससे कम, टर्शियरी कंज्यूमर्स में उससे भी कम। तो जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? अपराइट ही होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वाज फॉर्म टू रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल्स। हैजर्डस केमिकल्स जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए जो कन्वेंशन, ग्लोबल कन्वेंशन है वो कौन सी है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर रॉटरडैम कन्वेंशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो हैजर्डस केमिकल्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए बनी थी। अगर मैं बात करूँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। टोक्यो कन्वेंशन जो है वो एयर नेविगेशन से रिलेटेड है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन के रिडक्शन के लिए बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। आपको कुछ इंट्रैक्शंस दी हैं, आपको बताना है इनमें से म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है। बार्निकल्स ऑफ वेल्स, वेल्स और बार्निकल्स के बीच का जो एसोसिएशन होता है, यहाँ पर जो बार्निकल्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है। वेल्स जो हैं उनको ना कोई बेनिफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। तो इस तरह का कुछ जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है उसे हम क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म।
जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ना बेनिफिट ना लॉस। फिर है ऑर्किड एंड लार्जर ट्रीज। लार्जर ट्रीज और ऑर्किड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, अगेन ये भी कमेंसलिज्म में आता है। यहाँ पे ऑर्किड्स जो है उन्हें ट्रीज से न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन ट्रीज का ना तो कोई नुकसान हो रहा है ना तो कोई फायदा हो रहा है। एल्गी और फंजाई के जो बीच में जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं लाइकन। यहाँ पर दोनों का ही बेनिफिट हो रहा है और इस एसोसिएशन का नाम होता है लाइकन। इट इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सी एनिमल और क्रैब के बीच में जो एसोसिएशन होता है ये होता है म्यूचुअलिज्म। यहाँ पर जो सी एनिमल है वो क्रैब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और क्रैब जो है वो सी एनिमल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि क्रैब जब किसी भी चीज पे फीड करता है जो क्रम्स वहां पर रह जाते हैं सी एनिमल उन पर फीड कर लेता है। तो इस एसोसिएशन को हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। एल्गी और फंजाई के बीच का एसोसिएशन भी म्यूचुअलिज्म का ही है, लेकिन उसको हम लाइकन का नाम देते हैं। यहाँ पर भी दोनों का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उसका नाम है लाइकन। फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के कंटामिनेशन की वजह से हमें कौन सी डिजीज होती है? टाइफॉइड, टीबी, एचआईवी, लेप्रोसी। तो यहाँ पे टीबी जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एयर के थ्रू होता है। जब कोई इन्फेक्टेड इंसान जो है वो कफ करता है या स्नीज करता है तो जो बैक्टीरिया है वो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिजम्स तक फैल सकता है। एचआईवी की अगर मैं बात करूँ, एचआईवी जो है ये वायरल इन्फेक्शन है और ये जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हो तब होता है। लेप्रोसी जो है ये भी बैक्टीरियल है और ये भी जब आप इन्फेक्टेड एरिया के कांटेक्ट में आते हो डायरेक्टली तब होता है। अगर मैं टाइफॉइड की बात करूँ, टाइफॉइड जो है ये कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू होता है। ये एक प्रोटोजोन डिजीज है जो कि वाटर के थ्रू होती है। फिर आपसे पूछा है इकॉर्निया कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इकॉर्निया जो है ये एक फ्लावर की स्पीशीज है। आपको बताने की ये किस तरह के प्लांट्स में आती है। जीरोफाइट्स जो कि ड्राई कंडीशंस में रहते हैं जहाँ पे वाटर जो है बहुत कम प्रेजेंट होता है। एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। हेलोफाइट्स जो कि सॉल्टी कंडीशन में ग्रो करते हैं और हाइड्रोफाइट्स जो कि एक्वेटिक होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज हाइड्रोफाइट्स। इकॉर्निया जो है ये एक एक्वेटिक फ्लावर है जो कि वाटरी कंडीशंस में पाया जाता है। इसके अलावा इकॉर्निया के अलावा और कौन से हाइड्रोफाइट्स होते हैं? नीलंबो, दैट इज लोटस, पिग्मी और पिस्टिया। ये एग्जाम्पल्स अगर आपको देखी दिखती हैं तो आपको याद रखना है ये हाइड्रोफाइट्स हैं। हेलोफाइट्स में क्या एग्जाम्पल्स आ जाती हैं? हेलोफाइट्स में आता है राइस ग्रास जिसे हम स्पार्टीनिया भी बोलते हैं। इसके अलावा लिमोनियम आता है विच इज सी लैवेंडर और इसके अलावा आर्मेरिया जो है वो भी हेलोफाइट्स में आता है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये सॉल्टी कंडीशंस में ग्रो करती हैं, सैलीन कंडीशंस में ग्रो करती हैं। एपीफाइट्स जो दूसरों के ऊपर ग्रो करते हैं, एपीफाइट्स में सबसे पहले तो आ जाता है आपका पीपल। उसके अलावा मॉसेस आ जाती हैं, फर्न्स आ जाते हैं, लिवरवर्ट्स आ जाते हैं। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं, डेजर्ट जैसी कंडीशंस में, इसमें आ जाते हैं कैक्टी, पाइन एप्पल, फिग, एलोवेरा। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है। फिर आपसे पूछा है पिबेशिया डाइवर्जेंस इन कैटल्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। पिबेशिया डाइवर्जेंस जो है ये कैटल्स में होने वाली एक बीमारी है। आपको बताना है कि किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसमिशन, दूसरा होता है कॉज। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, आपसे यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट नहीं पूछा है। एक तो आ गया ना आपका कॉजेटिव एजेंट, ऐसा माइक्रोब या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कोई बीमारी कॉज कर रहा है उसे हम कहेंगे कॉजेटिव एजेंट। दूसरा आ जाता है आपका वेक्टर। वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर ऐसा ऑर्गेनिज्म हो गया जो कॉजेटिव एजेंट को आपकी बॉडी तक पहुंचा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मलेरिया की बात करूं तो मलेरिया जो है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है एक पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। इसकी प्रेजेंस अगर आपकी बॉडी में है तो आपको मलेरिया हो जाएगा। लेकिन वेक्टर कौन है? ये इस पॉजिटिव एजेंट को आपकी बॉडी में लेकर कौन आ रहा है? वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर है जो अपनी बॉडी में इस माइक्रोब को कैरी करके आपकी बॉडी में ट्रांसमिट कर रहा है, इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। तो पॉजिटिव एजेंट और वेक्टर के बीच का डिफरेंस आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपसे पॉजिटिव एजेंट नहीं पूछा, आपसे पूछा है ट्रांसमिट किससे हो रहा है, तो आपसे वेक्टर के बारे में पूछा जाता है। तो बेबेशिया डाइवर्जेंस जो है इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है टिक्स के थ्रू। एक टिक होती है जिसका नाम होता है जोडिस रिजिनस, IXODES, जोडिस रिसिनस नाम की एक टिक होती है जो इसका ट्रांसमिशन करती है। फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर इन एन एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन या फिर शार्क्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर वो हो गया जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर फीड कर रहा है ना। प्रोड्यूसर क्या है यहाँ पर? फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर हम एल्गी भी बोल सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट स्पीशीज होती हैं जो वाटर में प्रेजेंट होती हैं। और जू प्लैंक्टन जो है ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल स्पीशीज हैं जो इनके ऊपर फीड करती हैं। तो जू प्लैंक्टन्स जो है ये यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं।
फिर बोला है द केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम्स इज नोन एज। दो इकोसिस्टम्स के बीच में जो केमिकल डिस्टिंक्शन है, जो दोनों इकोसिस्टम्स को केमिकली एक दूसरे से अलग बना रही है, उससे हम क्या कहते हैं? इकोक्लाइन, इकोटोन, बायोम या फिर इकोस्फेयर। इकोस्फेयर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है। इकोटोन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बायोम क्या होता है? किस तरह के ऑर्गेनिजम्स, किस तरह के प्लांट्स या एनिमल्स किसी जगह पर रहते हैं, उस बेसिस पर हम अलग अलग जोन्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक्वेटिक, जहां पर पानी है। ग्रासलैंड हो गया, जहां पर ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं जो पानी में रहते हैं, जो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। फिर आ गया ग्रासलैंड, जहां पर ग्रासेस जो है वो ग्रो करती हैं, उस जोन को हम करेंगे ग्रासलैंड। उसके बाद आ गया टुंड्रा, डेजर्ट, फॉरेस्ट। इस तरीके से अलग अलग जोन्स होती हैं। इन जोन्स को हम कहते हैं बायोम। इकोटोन क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया, जहां पर दो इकोसिस्टम्स जो हैं वो मीट करते हैं। इकोक्लाइन क्या होता है? इकोक्लाइन भी इकोटोन की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर दो इकोसिस्टम्स जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन दोनों इकोसिस्टम्स के बीच में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। जैसे इकोटोन में मैंने बताया था, जैसे ये ओशियन का शोर है, ठीक है, ये ओशियन है और यहाँ से लैंड शुरू हो जाता है, तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन है यहाँ पर, जिससे हमें पता चल रहा है इसके इधर एक्वेटिक और इसके इधर टेरेस्ट्रियल, राइट। तो इसे हम कहेंगे इकोटोन। और आपसे यहाँ पर यही पूछा कि केमिकल डिस्टिंक्शन जहां पर प्रेजेंट होती है, उस इकोसिस्टम को हम क्या क्या कहेंगे। और यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि जहाँ दो इकोसिस्टम्स के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन होती है, उससे हम क्या कहते हैं। तो इकोटोन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इकोक्लाइन में क्या होता है, दो इकोसिस्टम्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन हमें नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ मीट कर रहे हैं। फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ एसिड रेन। इसमें से कौन सा पॉल्यूटेंट जो है वो एसिड रेन का कंपोनेंट होता है। तो एसिड रेन के बारे में हमें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये दो मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एसिड रेन को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, दैट इज HNO3। फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग काउ इज अ फॉरेन ब्रीड। सहीवाल, फ्रिशवाल, मुर्रा या फिर जर्सी। इनमें से कौन सी काउ है जो फॉरेन ब्रीड है, इंडियन ब्रीड नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज जर्सी। फिर आपसे पूछा है रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अर्थवॉर्म्स की जो रेयरिंग है, अर्थवॉर्म का जो कल्चर है, उसे हम क्या बोलते हैं। वर्मी कल्चर, सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, अर्थवॉर्म्स की रेयरिंग को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर इज रेयरिंग ऑफ सिल्क मॉथ। Aquaculture is rearing of aquatic plants or animals and agriculture is cultivation of crops. फिर पूछा है which of the following is fluid type of tissue। इनमें से कौन सा टिश्यू जो है वो फ्लूइड स्टेट में रहता है। कार्टिलेज, एपिथेलियम, बोन या फिर ब्लड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ब्लड। बोन जो है ये हार्ड होती है, सॉलिड हम बोल सकते हैं। एपिथेलियम जो है ये भी सेलुलर है, फ्लूइड नहीं होता। कार्टिलेज जो है ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये भी फ्लूइड नहीं होता। फिर आपसे पूछा है ब्लास्ट इज द डिजीज ऑफ विच क्रॉप। ब्लास्ट नाम की डिजीज जो है ये कौन सी क्रॉप में देखने को मिलती है। तो ब्लास्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगी पैडी में, और इसके अलावा राइस में भी ब्लास्ट नाम की डिजीज जो है ये देखने को मिलती है। ये एक फंगल डिजीज है जो कि पायरिक्यूलेरिया ग्रीसिया नाम के फंजाई से होती है पैडी के केस में, और राइस के केस में ओराइजा नाम का स्पीशीज होती है। जीनस कुछ और होता है, ये आप लोग चेक कर लेना, उसकी वजह से होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। 2018 का जो पेपर था उसमें 40 क्वेश्चंस थे जो बायो के पोर्शन से पूछे गए थे, जो कि हमने आज डिस्कस कर लिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाए। इफ़ यू थिंक आई एम एबल टू हेल्प यू, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना, ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।